डियर एस्पिरेंट, मैं महेश सिवरे कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने जुडिशरी की बात करी थी और उस जुडिशरी में हमने अभी आपको केवल आउटलाइन समझाई थी। आज हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूरी जानकारी दे सकें। आप कभी भी देखना, सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मेंस में और प्री में दोनों में ही क्वेश्चन मिलेंगे। आगे से हमारी जो क्लास है उसमें हम कोशिश करेंगे कि क्लास थोड़ी बड़ी हो और लाइव क्लास की जाए। फिलहाल में हम सर्वोच्च न्यायालय को पहले आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आप कृपया ध्यान दें कि सिलेबस में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, और इधर हम नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा उच्च न्यायालय। दोनों टॉपिक अलग अलग जगह पर हैं। और यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के नाम पर मैंने आपको पहले समझा दिया था। आज हम सर्वोच्च न्यायालय का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक जानकारी कि सर्वोच्च न्यायालय शब्द का इस्तेमाल तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1774 में कलकत्ता में किया गया था, जब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। लेकिन वो कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि ना कोई वो देश था उस समय 3 प्रेसिडेंसियां अंग्रेजों के, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेजों के मातहत थी। तो वहां पर उन्होंने कंपनी के कार्य को रेगुलेट करने के लिए जो न्याय व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा तय की गई थी उसको सर्वोच्च न्यायालय बोला गया। अब बात यह आती है कि सर्वोच्च न्यायालय की उत्पत्ति हम सबसे पहले कहां से देखते हैं। तो इसका जवाब ये मिलेगा आपको कि 1935 के एक्ट में जो फेडरल कोर्ट था, वही फेडरल कोर्ट वर्तमान समय में अपने बदले रूप में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में है। अगली बात यह आती है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में है और किस तरीके से उसके अनुच्छेदों को देखा गया है। तो जानकारी के लिए बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है और उसका पूरा विवरण आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में है। अब ऐसा है कि 124 से लेकर 147 तक आपको पूरे आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 8 से 10 ऐसे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है। तो हम बारी बारी से इनका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय देखिए, इस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है कि आप ध्यान रखना कि 1935 का जो संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट होता है उसका स्वरूप ही 1950 के बाद सर्वोच्च न्यायालय के रूप में आया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको मैंने बताई कि इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में है, 124 से 147 के बीच में। अब इसमें बात आती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सबसे पहली शर्त है कि जिस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई है। उस कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे न्यायाधीशों का समूह तैयार किया जाता है जिनने 2 में से कोई एक कंडीशन पूरी कर रखी हो। पहली कंडीशन, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या दूसरी कंडीशन 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एज ए वकील अपनी सेवाएं दी हों। इन 2 में से एक कंडीशन पूरी होने पर संबंधित व्यक्ति को कॉलेजियम के अंतर्गत सिलेक्ट कर लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरी कंडीशन भी है, वो ये है कि राष्ट्रपति की नजर में यदि कोई विधि का ज्ञाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश अपॉइंट करने का प्रावधान है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो तीसरा प्रावधान है उससे भारत में आज तक कोई भी न्यायाधीश अपॉइंट नहीं किया गया है। बात समझ में आ गई होगी। तो कंडीशन केवल 2 ही चलती हैं,
या तो 10 साल तक आपने वकालत कर रखी हो हाई कोर्ट में, या 5 साल तक आपने जज का काम कर रखा हो। अब इसके बाद में आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में, जैसा कि मैंने बोला कॉलेजियम क्या होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये एक 5 न्यायाधीशों का ग्रुप होता है। इन न्यायाधीशों में अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और भविष्य में बनने वाला मुख्य न्यायाधीश जो सीनियरिटी में चल रहा हो, उनके अतिरिक्त 3 न्यायाधीशों का और चयन किया जाता है। ये 5 न्यायाधीशों का ग्रुप तय करता है, जो उनके पास में न्यायाधीशों के नाम भेजे जाते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट का, और यही ग्रुप तय करता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 में से अगर 2 न्यायाधीश किसी जज के अपॉइंटमेंट के खिलाफ होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस न्यायाधीश पर चर्चा नहीं की जाती है। इसके बाद में कॉलेजियम जिसको सलाह राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देगा, और राष्ट्रपति अगर उनकी सलाह से संतुष्ट नहीं होता तो एक बार और उनको भेजा जा सकता है। लेकिन न्यायाधीशों की सलाह से ही हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसी कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा संवैधानिक बनाने के उद्देश्य से न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधान से संबंधित एक संशोधन किया गया था। वो संशोधन था 99वां संशोधन। यह 99वां संशोधन में न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, और उसमें 5 के बजाय 6 मेंबर कर दिए गए थे, और उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे, और उसमें कार्यपालिका यानी सरकार के एक व्यक्ति विधि मंत्री को भी इसका मेंबर बनाया गया था। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम पर कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप मानते हुए इस संशोधन को, कानून को नल एंड वॉइड कर दिया, यानी निरस्त कर दिया। तो इसका मतलब ये निकलता है कि 99वें संविधान संशोधन में जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, वो न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था कभी भी हमारा कार्य रूप नहीं ले पाई। एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपको किसी एवरेज पेपर में मिल जाएगा, एसआई के पेपरों में मिल जाएगा कि न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो सुप्रीम कोर्ट में कितनी है। तो बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में 33+1 यानी 34 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है। लेकिन एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था तब न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। उसके बाद में 1956 में इस संख्या को बढ़ाकर 11 करा गया, और लगातार जो जरूरत हुई न्यायाधीशों की उसके अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि की गई। तो इनकी संख्या में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को करने का दायित्व होता है संसद का। संसद चाहे तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पहले 8 थे, फिर 11 हुए, फिर 14 हुए, फिर 18 हुए, फिर 26 हुए, फिर 31 हुए, और फिर 33+1 34 है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 बार न्यायाधीशों की संख्या में चेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए। आगे आता है आपके लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में 124 का क्लोज नंबर 2 में प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनियरिटी बेस पे होती है। 1973 तक इस रूल का कभी वायोलेशन नहीं किया गया, लेकिन 1973 से लेकर 1977 के बीच में जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, तब 2 बार इस रूल का वायोलेशन किया गया, और इस रूल के तहत सीनियरिटी को ताक पे रख के जूनियर न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और संसद के द्वारा इस प्रावधान को ऐड कर दिया गया है
कि बिना किसी भेदभाव के जो टॉप सीनियर मुख्य न्यायाधीश के बाद का व्यक्ति होगा उसी को ही आगे बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना नहीं रह गई। फिर इसके बाद में बात आती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। जो न्यायाधीश 10 साल तक उच्च न्यायालय में वकालत का काम कर चुका हो या 5 साल तक उसने उच्च न्यायालय में जज का काम कर रखा हो, ऐसे व्यक्तियों के कॉलेजियम, ऐसे व्यक्तियों को ग्रुप में से कॉलेजियम के माध्यम से चुने जाते हैं, उन्हीं को इसके न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगली बात आ रही शपथ। तो न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका सिंपल सा आंसर रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से दिलाता है। तो कितनी अच्छी बात है, आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद में फिर आगे की बात आती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल में सीधा सा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, ये 65 साल की उम्र पूरे होने तक अपने पद पर रहेंगे। इनके लिए कोई 6 साल या 65 साल की आयु या अधिकतम आयु ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद में क्या है कि अगर न्यायाधीश की एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई है, लेकिन यहां पर प्रावधान यह करा गया है कि प्रक्रिया सेम है लेकिन उसको बोला गया महाभियोग जैसी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले अगर प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो कम से कम 100 सांसदों को साइन करके उसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की परमिशन लेना होती है, और अगर राज्यसभा में आएगा तो 50 सांसदों को साइन करके अपने सभापति को देना होगा। फिर इसके बाद में एक कमेटी बनेगी, वो ये तय करेगी कि जिस न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा रही है उसके लिए जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो कारण बताए जा रहे हैं, वो सही है कि नहीं। अगर वो सही पाए जाते हैं तो परमिशन मिलेगी, वरना ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर दोनों सदन यदि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग के दौरान 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देते हैं तो उस न्यायाधीश को अपने पद से मुक्ति दे दी जाएगी, उसे पद से हटना होगा। यानी ये प्रक्रिया लगभग राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी है, लेकिन राष्ट्रपति एक जनप्रतिनिधि है इसलिए उनके लिए महाभियोग शब्द यूज किया गया है, इनके लिए नहीं किया गया है। आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े हुए हैं। नंबर 1 आप याद रखना 125 आर्टिकल। इस 125 आर्टिकल में वेतन और भत्तों की बात की गई है। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और इनका प्रावधान अनुसूची 2 में भी है। अगला आ रहा है अनुच्छेद इंपोर्टेंट 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? मान लीजिए किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, तो राष्ट्रपति उस कार्रवाई को संचालित हो सके इसके लिए एक एक्टिव चीफ जस्टिस यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अब ये नियम है कि जो सीनियर टॉप मोस्ट होता है मुख्य न्यायाधीश के बाद का, उसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार दिया जाता है। अगला है तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जस्टिस। ये क्वेश्चन आपको 2020 की प्री में मिल जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए जो 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश हैं उनमें कोई बीमारी की स्थिति में हो या किसी कारण से संख्या कम पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 127 में ये प्रावधान है कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उनको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले 2 कंडीशन इसमें भी लगाई गई हैं। पहली कंडीशन ये लगाई गई है कि जो वहां के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनसे परमिशन ली जाएगी और दूसरा राष्ट्रपति से भी परमिशन ली जाएगी। इसके बाद में अगला आता है 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसके अंदर क्या आता है कि कोई न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका है उस न्यायाधीश को भी पुनः
अगर कार्यभार अधिक होता है तो न्यायाधीश के रूप में बुलाया जा सकता है। लेकिन तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट में एक अंतर होता है कि तदर्थ न्यायाधीश को अपॉइंट किया जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके सैलरी, वेतन, भत्ते वगैरह जो भी हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कई बार आया है, 129 अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले देता है वो फैसले एक रिकॉर्ड के रूप में भी काम करते हैं और ये लोअर कोर्ट के लिए फैसला देने में मदद करते हैं। तो इसलिए अभिलेख न्यायालय के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। और इसी के तहत एक बात और होती है कि न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की अगर आलोचना की जाए तो इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 131, 131 आर्टिकल, जिसमें मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के बारे में बात की गई है। ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनको मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाए तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो किसी बात को लेकर तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि राज्य और केंद्र के बीच का विवाद होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस टाइप के मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उनके बारे में जिक्र हमें आर्टिकल 131 में मिलता है। बाकी के आर्टिकल भी थोड़े से पढ़ने लायक हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उन महत्वपूर्ण आर्टिकलों की बात कर रहा हूँ जो पीएससी में सीधे सीधे आते हैं। तो उन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 143। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर जो संविधान या नीति से जुड़ा होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो देना चाहे तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। और राष्ट्रपति भी उसके द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आया है 143 के अंतर्गत। फिर एक अनुच्छेद ऐसा है जो आपके मूल अधिकार से संबंधित है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो रिट यानी लेख आर्टिकल 32(2) के तहत जारी कर सकता है। इन लेखों की संख्या 5 है। आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने मूल अधिकार में पढ़ाए थे कि ये लेख कौन कौन से हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अपील अधिकारिता, कोई भी मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है उसकी अपील फैसला होने पर सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि फैसला इतना वैल्यूएबल है कि उसको याचिका के रूप में लिया जाए या ना लिया जाए। अभी जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेके जो फार्मूला चल रहा है 87-13-13, जिसने हमारे ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए जी का जंजाल का काम करा है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्ट में जाके सही तरीके से अपने इस मामले को रखें ताकि 2019 से जो हजारों विद्यार्थियों के जो रिजल्ट हैं अधर में लटके हुए हैं, त्रिशंकु के जैसी उनकी स्थिति है, जो एक मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं, उनका फैसला हो सके। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी इसका फैसला आएगा तो कोई एक वर्ग के सारे जो भी क्या कहते हैं विद्यार्थी होंगे उनको इसके प्रभाव को झेलना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, दोनों ही लटके हुए हैं और हजारों पद, जिसमें हमारे पीएससी के भी 2019 से लेकर 24 तक के रिजल्ट के 13% पदों को होल्ड किया गया है। उन पदों से लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी और एक राहत की बात होगी। तो हमारा निवेदन है कि हमारे जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल हैं वो अच्छे तरीके से सरकार का पक्ष रखें ताकि सरकार हमारे फेवर में काम कर सके। तो इसी तरीके की बात होती है आपकी अपीलीय अधिकारिता में। जो हाई कोर्ट में अभी ये प्रकरण आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया था, लेकिन सरकार के लचर रवैये की वजह से इसको पुनः हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे हम बात कर रहे हैं न्यायिक प्रलोभन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए फैसले की भी समीक्षा कर सकता है। इसके लिए कोई प्रॉपर अनुच्छेद तो नहीं है, ये व्यवस्था हमने अमेरिका से लिए, जिसमें 2-3 प्रकार के अनुच्छेदों को इसमें ऐड किया जाता है। इसके बाद में
जो आपका सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है वो है लोकहित। लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप 2017 का पेपर उठा के देखिए, इतना सिंपल पेपर एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है। पीआईएल माने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसकी हिंदी में हम लोकहितवाद कहते हैं। लोकहितवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मैं किसी ऐसे विषय को कोर्ट में ले जाना चाहता हूं जो व्यक्तिगत तौर पे मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि एक समाज से, एक जिले से, एक क्षेत्र की समस्या से जुड़ा हुआ है, तो उसको जनहितवाद बोला जाएगा। और ऐसे जनहितवाद में आगे सुप्रीम कोर्ट ने और अच्छा काम करा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कहीं पर कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, तो न्यायपालिका स्वतः संज्ञान सुओ मोटो उस चीज के ऊपर ध्यान दे सकती है। और जब न्यायपालिका ऐसा करेगी तो उसको बोला जाएगा न्यायिक सक्रियता। अब आप ध्यान रखना कि जब भी न्यायिक सक्रियता का विषय उठता है और लोकहितवाद का मुद्दा उठता है, तो ऐसे में कार्यपालिका माने सरकार और न्यायपालिका माने जो आपकी क्या कहते हैं जुडिशरी है, उनके बीच में इसको एक टकराव के रूप में देखा जाता है। अब इसके बाद में हम बात ये कर रहे हैं कि आज हमने क्या करा, जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय का, हमने एक तरीके से पोस्टमार्टम करा है। और इससे जुड़ा हुआ कोई आपका प्रश्न हो तो आप उसको हमें दे सकते हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में आपको अपनी स्टडी मजबूत कर लेना है। यहां से आपका एक प्रश्न आएगा, अभी आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना पड़ेगी कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और ये भी बताना कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे। इसी बात के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। इसके बाद में अगली क्लास फिर लेंगे जो उच्च न्यायालय से जुड़ी होगी। धन्यवाद।